Hello and welcome everyone. I am Anisha. Welcome all of you to my channel that is Virtual Classes, and yes, don't forget to subscribe and like my videos and share these videos with your friends as well. Okay? So आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का. ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 का हम आज यहाँ इस पे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट कर लिया था, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड. ऑलराइट, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हम कंटिन्यू करेंगे. तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था. ग्रुपिंग किसके बारे में हमने पढ़ा था, प्लांट्स के बारे में. तो इस वीडियो में हम किसके बारे में सीखेंगे, एनिमल्स को. एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग करेंगे उस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. जैसे प्लांट्स को हमने ग्रुप किया था ना, उनके मूवमेंट के हिसाब से, उनके स्टेम के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से, है कि नहीं, और उनके रूट्स के हिसाब से, सीड्स के हिसाब से, उनके वेनेशन लीफ पैटर्न्स के हिसाब से. तो इसी तरीके से हम एनिमल्स का ग्रुपिंग देखेंगे कि एनिमल्स को हम किस किस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते. और आपको अगर ये लेक्चर इंग्लिश में सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट, या तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, साइंस इन हिंदी या फिर साइंस इन इंग्लिश बोल के वहाँ पे है. तो अगर आपको हिंदी में सुनना है तो हिंदी वाले क्लास सुनिए, अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनिए है तो इंग्लिश वाले एक्सप्लेनेशन सुनिए, दोनों अवेलेबल है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जैसे हमने प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे ना, वेराइटीज़ देखे, डाइवर्सिटीज़ देखे, जो कि इस चैप्टर का नाम है आपका डाइवर्सिटी, है कि नहीं. तो वैसे ही एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट है. ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. तो इतने सारे डिफरेंस को हम कैसे ग्रुप करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, आपके इस चैप्टर में. तो व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम. आपको कौन सा ऐसा फीचर लगता है कि हम उसको ग्रुप कर सकते हैं, एनिमल्स को कौन से फीचर यूज़ करके ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि हमने प्लांट्स में क्या क्या फीचर यूज़ किया था, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ उनका क्या किया था, लीव्स के हिसाब में किया था, स्टेम के हिसाब में किया था, है कि नहीं, रूट्स के हिसाब में, सीड्स के हिसाब में. तो ऐसे एनिमल को क्या क्या किस किस फीचर में हम ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले भी किया था, आपको याद है या नहीं, हमने किया था ना, प्लेस वेयर दे लीव, कौन से खाना वो खाते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं. इस तरीके से हमने थोड़ी सी ग्रुपिंग की थी आपकी एक एक्टिविटी में. तो आपको याद होगा हमने वो किया था. अगर आपने वो क्लास देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ गो थ्रू इट. एंड यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स. तो हमने ऑलरेडी सेट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो क्या खाना खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे मूव करते हैं, उस हिसाब से. तो लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल. तो उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे. यहाँ पे देखो एक और एक्टिविटी आ गई है यहाँ पे. तो एक्टिविटी के थ्रू ही हम फिर से लर्न करेंगे. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from place to place. तो हमने ऑब्जर्व किया था ना, जैसे जब हम नेचर वॉक के लिए निकले थे, कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से वो चलते हैं या फ्लाई करते हैं या जंप करते हैं, हमने पढ़ा था ना. तो हमने ऑब्जर्व भी किया होगा आपने अपने, जब आप अपने सराउंडिंग्स में ही देखना, आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, स्कूल तक जाओगे या फिर मार्केट जाओगे या फिर मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाओगे, तो आप ऑब्जर्व करना वहाँ पे. अगर आपको कुछ दिखता है, या तो आप जू जब जाओगे तो स्पेशली वहाँ पे ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को कैसे मूव करते हैं और कौन से हिस्से को यूज़ करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स को वो यूज़ करते हैं जब मूवमेंट के लिए. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. अब हम सोचते हैं टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एनिमल में, किस कैसे वो मूवमेंट करते हैं. ए नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं आपको. ठीक है, यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व एंड क्रिएट अ पोस्चर ऑफ द वेराइटी ऑफ एनिमल. तो आपने जितने भी ऑब्जर्व किए हैं और उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. और विच बॉडी पार्ट्स आर यूज बाय एनिमल्स इन द पोस्चर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट. तो कौन सा अपना बॉडी पार्ट को यूज़ करते मूवमेंट के लिए, जैसे चलने के लिए. जैसे मैं ह्यूमन बींग्स से एग्जांपल ले लेती हूँ. ह्यूमन बींग्स चलने के लिए कौन से हिस्से की कौन से हिस्से हम यूज़ करते, हमारे पैरों की, है कि नहीं, हमारे लेग्स के हम यूज़ करते हैं ना. तो ऐसे ही एनिमल्स कौन से हिस्से के यूज़ करते उस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. और आप भी ऑब्जर्व करके लिखना. देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स दिया हुआ है ना, तो आपके नीचे यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे वो मूव करते हैं. ठीक है, ओके. तो ये यहाँ पे देखो बहुत सारे बर्ड्स, वेराइटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है ना. यहाँ पे देखो ये दूसरा वेराइटी है, ये दूसरा वेराइटी है. काऊ यहाँ पे है, चींटी यहाँ पे है, या वर्म यहाँ पे है,
है कि नहीं। टोर्टोइस है यहाँ पे, बटरफ्लाई है, तो कैसे मूव करते हैं, बटरफ्लाई अपने विंग्स को यूज़ करती है ना। फ्रॉक है यहाँ पे, फिश है यहाँ पे, है कि नहीं, स्नेक है, तो रैबिट भी है। देखो रैबिट कैसे, रैबिट तो जंप करती है ना, रन भी कर सकती है और जंप भी करती है, जंप एंड वॉक हम लिख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे आपके टेबल दिया हुआ है, तो उस पर हमने क्या करना, लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्व करके आप भी लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने क्या क्या लिखा। List these animals in table 2.5. Note the way in which these animals move and name the body parts used for movement. तो ये कैसे मूव करते हैं उसको हमें नोटिस करना, उसको हमें ऑब्जर्व करना है और कौन से हिस्से को यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने बॉडी पार्ट्स में से कौन से, बॉडी में से कौन से पार्ट्स को वो यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। तो कुछ एग्जाम्पल्स को देख के हम समझेंगे और उसके बाद आप अपने आप ही लिखना, कोशिश करना कि अपने आप ही लिखें। तो यहाँ पे मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूँगी और इसके अलावा, ठीक है, तो आप लिखना अपने आप ही। तो नेम ऑफ द एनिमल्स हम पहले देखेंगे और टाइप ऑफ मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। तो इस हिसाब से हमने पहले क्या कर दिया, ग्रुपिंग करेंगे। एंड का हमने पहले भी किया था ना, तो वो कैसे मूव करती है, वॉक करती है कि नहीं। और कौन से हिस्से को वो यूज़ कर रही है, लेग्स को यूज़ कर रही है। गॉट, बकरी को कौन कैसे करती है, वो वॉक भी करती है और जंप भी करती है, ठीक है। और कौन से हिस्से को यूज़ करेगी, वो अपने पैरों को यूज़ करेगी, लेग्स को। पिजन यानी कबूतर, ये क्या करती है, फ्लाई करती है ना। हालांकि ये वॉक भी करती है लेकिन ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, फ्लाई करती हुई मिलेगी। तो कौन से हिस्से को यूज़ करती है, अपने विंग्स को, ठीक है। दूसरा है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई दिखे ना आपके घर में, मक्खी वगैरह जो आती है वो, तो वो कैसे, वो देखो वॉक भी करती है। आप ऑब्जर्व करना, अगर आप कोई भी मक्खी अंदर घुसे ना घर के अंदर, तब उसको ऑब्जर्व करना, वो ऐसे चलती भी है, ठीक है, और साथ साथ वो उड़ती भी है, फ्लाइज भी करती है, ठीक है। तो वो कौन से हिस्से को यूज़ करती है, लेग्स को भी यूज़ करती है और विंग्स को भी यूज़ करती है अपनी। दूसरा है फ़िश। फ़िश को कौन से हिस्से, कौन सा टाइप का मूवमेंट करती है फ़िश, क्या करती है वो, उनका मूवमेंट क्या है, वो स्विम करती है, ठीक है, वो स्विम करती है, स्विमिंग करती है, स्विमिंग। तो कौन से हिस्से को यूज़ करती है, फिन्स। तो हम फिन्स भी देखेंगे कि फ़िश का कौन सा पार्ट है, उनके जो विंग्स होते हैं ना, फिन्स, उसको हम फिन्स बोलते हैं। तो और उसके बाद क्या, यहाँ पे एनी अदर, एनी अदर में हम क्या लिखे, फ्रॉक को लिख देते हैं। जैसे हमने पिक्चर में फ्रॉक भी देखी थी ना, फ्रॉक को लिखेंगे। फ्रॉक क्या क्या करती है, ये हॉपिंग करती है, मतलब जंपिंग करती है कि नहीं, हॉपिंग करती है, और ये स्विम भी कर सकती है। आपको याद है ना, फ्रॉक लैंड में भी रह सकती है और वाटर में भी रह सकती है, स्विमिंग है, ठीक है, स्विमिंग। तो फ्रॉक क्या क्या कर सकती है, हॉप भी कर सकती है और स्विमिंग भी कर सकती है। तो इसके लिए क्या यूज़ करती है, हॉप करने के लिए, जंप करने के लिए क्या यूज़ करती है, अपने लेग्स को यूज़ करेगी। और स्विम करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करती है, अपने वेब्ड फीट को, ठीक है। उनके फीट को आप ऑब्जर्व करना, वो विप्ड होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जैसे कि डक होता है ना, उसके फीट्स जैसे विप्ड होते हैं, वैसे ही फ्रॉक्स के भी विप्ड होते हैं। भी देखेंगे हम फ्रॉक्स के पिक्चर में, हम उसमें एनालाइज करेंगे। तो इसके अलावा आपको कौन कौन सा याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है तो बताइए। जैसे हम नेक्स्ट क्या लिखे, यहाँ पे हॉर्स लिख देते हैं, ठीक है। हॉर्स कैसे करती है, हॉर्स कैसे मूव करती है, वो रन भी कर सकती है कि नहीं, रनिंग एंड वॉकिंग, ओके, रनिंग एंड वॉकिंग। तो ऐसे आप फील कीजिएगा, ठीक है। और किस हिस्से का यूज़ करती है, अपने लेग्स का यूज़ करती है। तो एक मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रही हूँ, इसको आप फील करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेम ऑफ द एनिमल बताइए, फिर उनको वो मूवमेंट कैसे करती है उस बारे में लिखिएगा, और कौन से बॉडी पार्ट को वो यूज़ करती है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको समझ तो आ गया है ना। सो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अलग अलग जीव, उनके अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। तो एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना, ठीक है, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। तो वो फ्लाई भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, हॉप मतलब जंप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है कांगरू, तो वो कैसे जो चलती है, ऐसे हॉप करके चलती है ना, धीरे धीरे से, तो उसको हम हॉपिंग करना बोलते हैं, ठीक है। और These animals use different body parts for moving from one place to another. तो अपने body parts को ही ये यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। They may use wings, legs and other parts that help them to move. वो क्या क्या यूज़ करते हैं, अपने wings को यूज़ कर सकते हैं उड़ने के लिए, leg को यूज़ करेंगे अपने walking के लिए, या फिर रनिंग के लिए, या फिर दूसरे उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं किसके क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, चलने के लिए, ठीक है।
Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. तो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, कौन किस हिसाब से ग्रुपिंग किया, उनके टाइप्स ऑफ मूवमेंट को हमने किया, और फिर बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स को वो यूज़ करते हैं उनके ग्रुपिंग मतलब चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं अभी। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स? एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप अकॉर्डिंग टू शेप भी हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनके साइज़, उनके स्ट्रक्चर, कलर और अदर फीचर्स। तो सम ऑफ दिस फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे। तो इनमें से कुछ फीचर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स को ग्रुप करने में। जैसे कि उनके कलर को आप ले सकते हो, उनके साइज़ को आप ले सकते हो, है कि नहीं, मतलब उनके हाइट को आप ले सकते हो, उनके शेप को आप ले सकते हो, इस हिसाब से आप उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट में, लाइक प्लांट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे कि हमने प्लांट को ग्रुपिंग करके उनके डाइवर्सिटी को हमने अंडरस्टैंड किया ना, तो वैसे ही एनिमल की ग्रुपिंग भी बहुत ज़रूरी है, उनके डाइवर्सिटी, उनके बहुत सारे बहुत वेराइटीज़ हमें मतलब पाए जाते हैं ना हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे दुनिया में, इस वर्ल्ड में, तो उसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुपिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं कौन है, जानकी अमल, ओके, जो कि 1897 से 1984 तक रही है, ठीक है, मतलब उनका जन्म 1897 में हुआ था और उनका डेथ हुआ था 1984 को। तो ये एक इंडियन बोटानिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या थी, एक बोटानिस्ट थी। बोटानिस्ट मतलब जो प्लांट के मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंटिस्ट स्टडी अबाउट दी प्लांट लाइफ, ओके। तो ये उसके बारे में पढ़ती थी और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थी, ठीक है। तो ये इंडियन भी थी और इन्होंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट मतलब लिखना, ठीक है, और प्रिजर्व करना मतलब उसको बचाना, इंडिया के रिच प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे जो डिफरेंट प्लांट्स, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है ना, उसके बारे में ये लिखती थी, ठीक है। उनको प्रिजर्व भी करती थी और उनके बारे में डॉक्यूमेंट भी करती थी, मतलब लिखती थी। सी प्लेड ए की रोल इन द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, इसके बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में। As the head of Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. तो ये जैसे कि हेड थी Botanical Survey of India की, तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह को मतलब चलाया, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और डॉक्यूमेंट भी किया, ठीक है, उनको लिखा और उनको प्रिजर्व किया। तो हम अब नेक्स्ट में हम जानेंगे ये सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। ये कौन सी मूवमेंट थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सक्सेस स्टोरी ऑफ सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। So this is the real story of a forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. मतलब ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जिसको मतलब किसी ने टच नहीं किया, मतलब वहाँ के कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं काटा, मतलब वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व्ड करके रखा गया था। क्यों, देखो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अगर हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जैसे डिस्ट्रक्ट कर देते ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, कि वहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करने लगे, कुछ करने लगे, तो हम क्या कर देते, बहुत सारे एनिमल्स को हम होमलेस बना देते, हम उनका घर ही तोड़ देते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए साइलेंट वैली मूवमेंट था, ठीक है। तो नाउ द फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द वेसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए जो वहाँ का जो कॉमन पीपल है, जो वहाँ पर रहते भी नहीं थे, ठीक है, फिर भी उन्होंने प्रिजर्व किया। क्यों, क्योंकि वो ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है। सो द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द Kundipuja River persisted for 10 years. At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in newspapers, seminars and petitions and appeal in court. The movement was successful in saving the silent valley. तो ये देखो यहाँ पे क्यों ये मूवमेंट चला था, क्योंकि वहाँ पे एक डैम बनने की प्रोजेक्ट चल रही थी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, मतलब जहाँ से बिजली उत्पन्न हो। एक हालांकि देखो बिजली उत्पन्न होने से क्या फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वहाँ पे डैम बनाने के लिए क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। तो जैसे हम पेड़ पौधे काटेंगे तो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आपको याद है ना बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो
किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ के हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है, एक रीजन के। तो उस रीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह काटने पड़ेंगे। जब पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे जो रहते हैं, जीव जंतु वहाँ पे जो रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट था, ठीक है, ये चला करीब 10 साल के लिए। तो उस टाइम तब तो जैसे आज के टाइम में हमारे पास इंटरनेट है, हम बहुत ही जल्दी कुछ भी, हमें कुछ जानना हो या फिर किसी को भेजना हो, कुछ भी करना, हम बहुत जल्दी इंटरनेट के मदद से हम बहुत जल्दी कर लेते हैं ना। लेकिन तब के टाइम में क्या किया था, जितने भी पॉसिबल मीन्स अवेलेबल थे, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह बनाना, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे चलाना, लेटर्स वगैरह लिखना एडिटर्स को, न्यूज़पेपर के एडिटर्स को, ताकि वो न्यूज़पेपर में छाप सके इसके बारे में, ठीक है, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में उसके बारे में, सेमिनार वगैरह कंडक्ट करना, पिटिशंस वगैरह अपील करना कोर्ट पे। तो ये सारा कुछ यूज़ करके ये मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ओके। तो आइए अब देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो हमारे आसपास अलग अलग सराउंडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे, मतलब डिफरेंट रीजन्स के बारे में। एक रीजन और दूसरे रीजन, जैसे हमारे जोग्राफिकल रीजन है ना, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, एक रीजन में ठंडी रहती है, फिर दूसरे रीजन में काफ़ी गर्मी रहती है, जैसे कि डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, फिर हिमालयन रीजन में, हिमाचल वगैरह में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मनाली में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस रीजन्स के प्लांट्स एनिमल्स कैसे रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वर्क दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो हमने ऑब्जर्व किया था ना कि एनिमल्स जो है अलग अलग सराउंडिंग में वो रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सराउंडिंग में। जैसे कि हमने रिकॉर्ड भी किया था इसको, मूवमेंट ऑफ एनिमल इन टेबल हमने रिकॉर्ड किया ना, वो कुछ वाटर में है, फिश के बारे में, तो वो वाटर में ही स्विम करती है ना, और कुछ लैंड में चलती है, और कुछ वाटर में भी चलती है और लैंड में भी चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे एम्फीबियंस हम बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। Thus this movement of this animal depend upon their surrounding. Yes, तो उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, एनिमल्स का जो मूवमेंट है उसके सराउंडिंग के हिसाब से, उनके जो वहाँ का एरिया है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी कैसा है, उनका जो क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से ही होता है। तो उस हिसाब से अपने आप को वहाँ पे ढालते हैं। कैसे डालते हैं, आइए देखते हैं। लेट अस कंसिडर फिश एंड गॉड्स एज एग्जाम्पल। तो फिश और गॉड को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। फिश लिव इन वाटर, तो अब मछली पानी के अंदर रहती है ना, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, पिक्चर को देख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखो हमने फिन्स के बारे में पढ़ा था ना, तो इसकी मदद से ये क्या करती है, कर सकती है, स्विम कर सकती है, ठीक है। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। जैसे कि फिश पानी के अंदर रहती है, तो पानी के अंदर रहने के लिए उसको क्या ज़रूरी है, जैसे कि उनका जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, जैसे कि आगे से छोटी है, देखो इनका जो शेप है बॉडी का, आगे से छोटा है, बीच में चौड़ा है, और फिर पीछे से फिर क्या है, फिर छोटी हो गई ना, ऐसे करके। और इसके साथ साथ इनके पास क्या है, फिन्स है, ठीक है। तो इसकी मदद से ये क्या करती है, वाटर में अच्छे से मूव कर सकती है, पानी के अंदर ये मूव कर सकती है, जैसे स्विम कर सकती है, पानी के अंदर रह सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका गॉट, बकरी, ठीक है। ये क्या करती है, ये तो वॉक करती है ना ग्रासी एरियाज में, तो लिव्स इन द ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब इस दोनों को देखो, साइज़ में देखो, शेप में देखो, हर चीज़ में ये डिफरेंट है ना। ये पानी में रहती है और ये लैंड में रहती है, ये स्विम करती है और ये चलती है। तो ऐसे हमने क्या देखा, दो डिफरेंस, जैसे टू डिफरेंस वेराइटी हमने देखा ना यहाँ पे एनिमल्स के कैटेगरी में। तो बॉडी पार्ट्स यूज टू एनिमल फॉर मूवमेंट, तो यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फिश यूज़ कर रही है फिन्स को, और यहाँ पे गॉट यूज़ कर रही है अपने लेग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्लाइमेट के हिसाब से भी ये कैसे अपने आप को ढालती है, उसके हिसाब उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। अब दूसरा एक एक्टिविटी आता है, उस एक्टिविटी को हम करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे इसको रिक्रिएट कीजिएगा आप, जब आप स्कूल में करोगे, ठीक है, अपने टीचर के साथ आप करोगे। तो लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन दिस रीजन और ऑलरेडी नो अबाउट। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके फ्रेंड्स को
पता होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा चुके होंगे या फिर आपको भी पता होगा, तो अपने मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कीजिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया था और यहाँ इस टेबल को आपको फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ऐड कर दूँगी और तीसरा एग्जांपल आप खुद ऐड करना, ठीक है, सोचना और ऐड करना। तो यहाँ पे देखो 3 है ना। चलो देखो, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में देखो कैमल डेजर्ट में रहते हैं। माउंटेन एरिया में जैसे पहाड़ी इलाका में देवदार ट्री जो कॉनिकल शेप में है, ठीक है, आगे आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, जो कॉनिकल शेप में होते हैं ना, जो उसको देवदार ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। ओशन में क्या पाए जाते हैं, फिश पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है, लायन के अलावा भी बहुत सारे बाकी एनिमल्स भी रहते हैं ना, तो उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, इसके अंडर। तो एनी अदर में जैसे कि हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, लैंड और वाटर, ठीक है, लैंड एंड वाटर, यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, आप भी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, लैंड और वाटर में यहाँ पे फ्रॉक, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था ना, फ्रॉक क्या कर सकती है, लैंड में भी रह सकती है और वाटर में भी स्विम कर सकती है कि नहीं। तो अब दूसरा हम देख लेते हैं, सेकंड नंबर में हम, चलो डेजर्ट में हम क्या लिखते हैं, अब दूसरा कैक्टस लिखते हैं, ठीक है। कैक्टस पाए जाते हैं ना डेजर्ट में, बहुत सारे कैक्टस पाए जाते हैं। तो कैक्टस डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। माउंटेन एरिया में ये देवदार ट्री के अलावा क्या मिलता है, और जैसे कि एनिमल में हम क्या बोल सकते हैं, माउंटेन एरिया में स्नो लियोपर्ड है कि नहीं, स्नो लियोपर्ड मिलती है ना वहाँ पे, या फिर पोलर बियर हम बोल सकते हैं, या फिर अभी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्नो लियोपर्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अभी आप भी लिखना, आपको तीसरा वाला आपको खुद ही भरना, ठीक है, LAPRD है, ठीक है, इसका स्पेलिंग। और ओशन में फ़िश के अलावा देखो, फ़िश के अंदर ही एक और कैटेगरी आ जाती है, वेल, या फिर आप डॉल्फिन भी लिख सकते हो, ठीक है, वेल। तो फॉरेस्ट में चलो लायन की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टाइगर, ओके, TIGER, ओके, टाइगर। और फिर फ्रॉक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टर्टल भी लैंड में भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्टल लिख दिया। तो ये जो तीसरा वाला है ये आप फिलअप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिएगा आपने कौन से नाम फिलअप किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब यहाँ पे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अब What are your observation regarding plants and animals found in various regions? Discuss your observation with your classmates. तो आपका observation क्या है, ये plants और animals, different types of plants of animals different region में, ठीक है, different region में रहते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या हमने अभी देखा, माउंटेन एरिया वाले हमने देखा, डेजर्ट एरिया हमने देखा, ओशन में हमने देखा कौन कौन से एनिमल है कि नहीं, या फिर फॉरेस्ट में हमने देखा कौन कौन से एनिमल है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, आप सोचिएगा उस ऑब्जर्वेशन के बारे में। तब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। You might observe from table 2.6 that plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. तो जो एक रीजन में रहते, जैसे ओशन में अलग टाइप की एनिमल्स आपको दिखने को मिलेंगे, अलग टाइप ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर माउंटेन एरिया में आपको अलग टाइप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेगा और अलग टाइप ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. Maya shares that she saw deodar tree in the Himalayas of Himachal Pradesh. तो ये रहा deodar tree, ठीक है, जो कॉनिकल शेप में है, जैसे ट्रायंगल शेप में भी है ना ऐसे। और ये ऐसा शेप में क्यों है, और ऐसे शेप की ट्रीज़ माउंटेन्स में ही क्यों पाई जाती है, यहाँ पे प्लेन एरिया में या फिर डेजर्ट में क्यों नहीं पाई जाती, तो इसका भी रीज़न है। तो यहाँ पे देखो, पहले अपने यहाँ पे क्या बोला, एलेक्स को, ठीक है, एलेक्स को याद आया जब वो राजस्थान गया था डेजर्ट में, उसको कैक्टस दिखे, लेकिन वहाँ के जो कैक्टस है और यहाँ पे जो कैक्टस मिलते हैं वो काफ़ी अलग थे। तो इसलिए उसने उस चीज़ के बारे में वहाँ पे जिक्र किया क्लास में, ठीक है, मेंशन किया। देखो ये बहुत ही फ्लैशी, ठीक है, थिक और फ्लैशी थे। फ्लैशी क्यों थे यहाँ पे, क्योंकि जेल लाइक वो था, ठीक है, जेली टाइप था अंदर कैक्टस के अंदर। ये जेली टाइप क्यों इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है, क्योंकि डेजर्ट में वाटर बहुत कम होता है, तो कम वाटर में भी अपने आप को थ्राइव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जेली टाइप इनका ये स्टेम है, ताकि ये वहाँ पे ज़्यादा थ्राइव कर सके, ठीक है। तो दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लॉपिंग ब्रांचेस। ये जो डिओडर ट्री है जिसके बारे में माया ने बताया था क्लास में, ठीक है, इसके बारे में जो हिमाचल प्रदेश में उसने देखा था, इसका शेप कॉनिकल है, कॉन शेप में है, ठीक है, और ये स्लोपिंग है, मतलब ये देखो इजीली यहाँ पे इनके जो लीव्स है ना ऐसे
नीचे को ऐसे झुके हुए, सारे ज़्यादातर ऐसे ऐसे करके झुके होते हैं। क्यों झुके होते हैं? क्योंकि देखो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है ना, स्नोफॉल वगैरह होती है। तो अगर स्नोफॉल होती है तो अगर ये ऐसे ऐसा वाला ट्री होगा, वहाँ पे ऐसा वाला ट्री होगा तो सारी स्नो, ये सारी स्नो से ट्रीज ढक के क्या हो जाएगा, ट्री जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस शेप में क्या इनको क्या कैसे मदद मिलता है, ये जो शेप है इसमें स्नो जो है ईजिली ग्लाइड कर जाता है और नीचे गिर जाती है, ठीक है, स्लॉप कर जाती है। नीचे झुके हुए होते हैं ना इसके पत्ते वगैरह, सारे ब्रांचेस नीचे झुके झुके से रहते हैं। तो इस मदद से, इस हिसाब से क्या हो जाता है, वो अपने आप को वहाँ पे थ्राइव कर सकते, सेव कर सकते। वरना स्नो हर टाइम वहाँ पे स्नो ऐसे ही ऊपर ही ट्रीज में लगा रहा तो ये ख़राब हो सकती है ना। तो ये क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या हो जाएगी, ये ग्लाइड करके नीचे गिरती रहती है। ओके, तो इसलिए वहाँ का वहाँ के जो ये जो डियोडर ट्री है, ठीक है, वो उनका ट्रीज़ का शेप कुछ ऐसा कॉनिकल है। तो आपको समझ आया होगा ना यहाँ पे थोड़ा बहुत। जैसे कैक्टस, डेजर्ट एरिया में जो कैक्टस मिलते हैं वो बहुत ही जूसी और जेली टाइप के होते हैं, उनके अंदर जेल और जूसी टाइप बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी कम है, तो अपने आप को थ्राइव करने के लिए उन्होंने ऐसे करके स्टोर किया हुआ था वाटर को, ठीक है, अपने आप अपने स्टेम में। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट। तो हमने नोटिस कर लिया ना, डिफरेंट रीजन में हमने देखो, एक कौन सा रीजन में हमने देखा, एक डेजर्ट रीजन का हमने देखा, और दूसरा हमने कौन से रीजन का देखा, एक माउंटेन एरिया का हमने देखा, हिमाचल प्रदेश का है कि नहीं, हिमालयस में। तो दोनों रीजन के जो प्लांट्स है, देखो एक डेजर्ट का प्लान है कैक्टस और दूसरा माउंटेन का प्लान है, तो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, है कि नहीं। तो डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। तो वाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों है, वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। एक जगह की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी और दूसरी जगह की बायोडाइवर्सिटी में इतना डिफरेंस क्यों है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। लेट अस फाइंड आउट। सिर्फ प्लांट्स का ही नहीं, एनिमल्स के बारे में भी, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। देखो डेजर्ट के बारे में हम यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि दिन के टाइम में तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भयंकर वाली गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा सैंड होता है कि नहीं। तो सूरज की रोशनी के कारण, सूरज की हीट के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे जो सैंड जो है बहुत गर्म हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है ना सैंड वगैरह। तो इस कारण वहाँ पे बहुत गर्मी होती है दिन में। फिर रात में वो इतनी ही ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सारा रेत है, जो सारा सैंड है वहाँ पे, वो सारा ठंडा हो जाता है, वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए नाइट में वहाँ पे क्या होता है, गर्मी नहीं होती, ठंडी होती है, और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। Alright, so therefore you find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold condition at night. तो आपको ऐसे हॉट एरिया में, ठीक है, सिर्फ डेजर्ट की ही नहीं, बाकी भी हॉट एरिया में आपको ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलेगा जो कि वहाँ की हॉट कंडीशन, वहाँ की गर्मी कंडीशन और सर्दी में भी दोनों को अपने आप को वहाँ पे ढाल सके, अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हमने कैक्टस देखा था ना, द फ्लैशी स्टेम of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. तो कैक्टस का जो स्टेम इतने मोटे मोटे फ्लैशी और जूसी क्यों थे? क्योंकि वो वहाँ पे वाटर स्टोर कर रहे हैं, ताकि बहुत जब दिन के टाइम में जब बहुत गर्मी पड़ती है तब भी उस कंडीशन में भी वो उसको टॉलरेट कर सके, इसलिए अब वाटर को वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, जैसे डेजर्ट बोलते हैं, हम सबके मन में क्या आ जाता है, कैमल आ जाता है ना। तो कैमल के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे माउंटेन के बारे में, माउंटेन के प्लान के बारे में, जो डियोडर ट्री के बारे में हमने देखा था ना, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन फिर हम इसको एक बार रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। देखो फ्रिक्वेंट वहाँ पे स्नोफॉल होता है, जो वहाँ पे जो स्पेशली जो कोल्ड रीजन होते हैं हिमालयस वगैरह में, ठीक है। In order to survive in such condition, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. तो उनमें से कुछ ऐसी ट्रीज़ वहाँ पे होती है, वहाँ पे जो स्नो वहाँ पे ऐसे स्टिक करके नहीं रहता उनके साथ, ठीक है, वो उसको स्लाइड करा देती। जैसे कि हमने क्या देखा था, कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ डियोडर ट्री एनेबल देम टू डू सो ईजिली। तो ईजिली वो कर सकते हैं अपने शेप के कारण, ठीक है। तो ईजिली वो जो स्नो है, बर्फ़ पड़ने के बाद भी क्या होता है, वो ईजिली स्लाइड करके अपने आप को नीचे झाड़ लेती है, ठीक है। ट्रीज़ जो है उनकी स्नोस वगैरह जितने भी उनके ऊपर स्नोस लगी होती है उसको वो झाड़ देती है, झुकी होती है क्योंकि उनकी ब्रांचेस, तो ईजिली वो स्लाइड कर जाती है। तो इसीलिए डिफरेंट, मतलब एक हमने तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल देखा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी है। अब यहाँ पे देखो कैमल के बारे में हम देखेंगे एनिमल में, ठीक है।
कि दो टाइप्स ऑफ, देखो दोनों कैमल है तो लेकिन दोनों में डिफरेंस भी कितना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो you must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition यहाँ पे diverse climatic conditions के बारे में, ठीक है। जैसे कि अब तक तो हमें समझ आ गया है ना कि अलग अलग रीजन की बायोडाइवर्सिटी अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे की डाइवर्स कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, कैमल के बारे में। ओके, तो लुक एट द इमेज ऑफ अ कैमल फ्रॉम दी हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये वाला राजस्थान वाला कैमल है, ठीक है। एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, तो यहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, देखो डेजर्ट भी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट है। आपका हॉट डेजर्ट राजस्थान में है और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, देखो देखने में कितने अलग लग रहे हैं ना ये दोनों। जैसे कि यहाँ पे इसका एक ही हम्प है, इसके यहाँ पे दो हम्प है कि नहीं। इसकी टांगें ज़्यादा लंबी लग रही है, इसकी टांगें छोटी है, और इसके देखो यहाँ पे हेयर नहीं है, इसके यहाँ पे हेयर है। तो ये क्यों है हम देखते हैं अब, ठीक है। तो व्हाट एडवांटेजेस डू दिस डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दिस कैमल, तो ये जो हमने देखा ना अलग अलग इसके फीचर्स है यहाँ पे, तो ये अलग अलग फीचर्स इनको कैसे क्या देता है, एडवांटेज देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ए कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड ए कैमल लिविंग इन दी हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। देखो इनके हुप्स यहाँ पे जो इनके जो ना हुप्स, ये वाली एरिया इनकी चौड़ी होती है और इनकी छोटी है, देखो इनकी छोटी है। ओके, तो चलो इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट जो राजस्थान वाला है, ठीक है, हैज़ लॉन्ग लेग्स, हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया था ना, विद वाइड हुप्स। तो हमने अभी ऑब्जर्व किया दोनों चीज़। एलेक्स जो पिछले बार एलेक्स ने क्या शेयर किया था, कैक्टस के बारे में शेयर किया था, है कि नहीं। तो एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुप्स हेल्प दिस कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इन दी सैंड। तो एलेक्स यहाँ पे क्या बताता है, उसकी दादी ने उसको बताया था कि ये जो डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल के टांगे इतने लंबी क्यों होती है और उनके हुप्स इतनी चौड़ी क्यों होती है, ताकि उनको जैसे कैमल जैसे रेत में उनको चलना है ना, डेजर्ट में तो सारा रेत ही रेत है, सैंडी है, तो वहाँ पे बिना अंदर दबे, ठीक है, बिना अंदर दबे वो अच्छे से चल पाए, इसलिए इनकी टांगें लंबी लंबी है और इनकी हुप्स जो है काफ़ी चौड़ी है। तो ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ अ कैमल इन अ कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन अ हॉट डेजर्ट। तो हमने देखा ना, जो दूसरा कैमल कोल्ड डेजर्ट वाला कैमल था, जो लद्दाख रीजन में जो पाया जाने वाला कैमल था, उसके टांगे काफ़ी छोटी थी। क्यों, देखो दिस शॉर्ट लेग्स अलाउज देम टू वर्क ईजिली इन माउंटेनस रीजन। तो उनकी जो छोटी टांगे हैं ये किस चीज़ में मदद करती है, जैसे कि लद्दाख तो माउंटेन वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे ईजिली वो वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए देखो उनका, देखो सेम एनिमल है, कैमल है, लेकिन उनके फीचर्स कितने अलग है, रीजन अलग होने के कारण, उनका बायोडाइवर्सिटी अलग होने के कारण, ठीक है। तो इसीलिए हमें देखो एक ही एनिमल के बारे में भी, एक ही टाइप ऑफ एनिमल के बारे में भी देखो डिफरेंसेस है ना, काफ़ी डिफरेंसेस हमने देखा। अब दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा था, हम्प, ठीक है। तो हम्प के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, कैमल स्टोर फूड्स इन देयर हम्प। देखो डेजर्ट में चाहे लद्दाख हो या फिर राजस्थान हो, फूड्स इजीली अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। तो इसलिए कैमल्स क्या करते हैं, अपने फूड को जितना भी वो खाते हैं, ठीक है, वो खाते जाएंगे, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, अपने हम्प में। जो हमने देखा था ना, डेजर्ट एरिया में एक ही हम्प है और कोल्ड डेजर्ट में दोनों हम्प था। जैसे डेजर्ट एरिया में से एक था और कोल्ड एरिया में ऐसे दो हम्प बने हुए थे ना उनके ऊपर, उनके पीठ पे। तो कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ फूड, and camels in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their hump during that time. देखो जो हॉट डेजर्ट में जब फूड स्कैर्सिटी होता है तब कैमल उनको यूज़ करता है। तो जब वो यूज़ करते तो जो हम्प ऐसा था ना पहले,
बाद में फिर वो ऐसा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे जो कैमल कोल्ड डेजर्ट एरिया में, जो लद्दाख एरिया में है, ठीक है, वो भी स्पेशली विंटर्स में, ठीक है, स्पेशली विंटर्स में उनको खाना नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत कम खाना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है ना सब कुछ विंटर में। और लद्दाख में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो उस टाइम पे वो 2 हम्प है, ठीक है, जो उनका 2 हम्प है उसको यूज़ कर लेते, और क्या हो जाता है, वो जो हम्प है, जैसे वो खाना यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, वो जो हम्प है वो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जो ऐसे 2 बना हुआ था ना, ऐसे बना हुआ था, ये फिर आगे जाके ऐसे सीधी हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में फिर समर में फिर क्या करते हैं, जब इनको फूड मिलता है तो फिर से स्टोर कर लेते, फिर वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हमें जब भूख लगी होती है तो हम अपने बॉडी में से उसको यूज़ करके खा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन केबल में ये खूबी है। तो मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक, और हमने देखा था ना बालों, उनके बाल भी काफ़ी लंबे लंबे जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल है, क्यों, विच हेल्प्स देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, तो विंटर के लिए, ठीक है। जैसे फर होता है ना, फरी एनिमल्स होते हैं विंटर रीजन में, जैसे पोलर बियर वगैरह होता है, उनका फर काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो वैसे ही कैमल अपना हेयर ग्रो करते हैं ताकि वो विंटर सीजन को, वहाँ पे विंटर को सर्वाइव कर सके, ठंडी को सर्वाइव कर सके। तो what other features can help camels to survive in the desert, तो ऐसे और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कैमल्स को मदद करती है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। तो आइए यहाँ पे एक आपकी स्टूडेंट है काशी, ठीक है, तो उसने यहाँ पे शेयर किया जो कि राजस्थान में। तो अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देखो दोनों कैमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो यूरिनेशन ज़्यादा पास नहीं करती है, और देयर डंग इज़ ड्राई, और उनके डंग भी काफ़ी ड्राई, उनकी पोटी भी काफ़ी ड्राई होती है, गीली नहीं होती है, ठीक है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीने नहीं आते। देखिए गर्मी में रहने के बावजूद भी, जैसे हमें तो बहुत ऐसा पसीना पसीना, हम स्वेटी हो जाते हैं ना, जब हम पसीना निकलता है तो क्या होता है, हम बॉडी से अपना वाटर एक्सक्रीट करते हैं, वाटर हमारा कम हो जाता है बॉडी से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ज़्यादा ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में पानी की कमी है, तो कैमल को तो सर्वाइव करना है वहाँ पे, तो वो स्वेट भी नहीं करते, ठीक है, पसीना भी नहीं निकालते, उनकी पोटी भी काफ़ी ड्राई रहती है, सूखी सूखी सी, और यूरिन भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि कैमल ज़्यादा वाटर लूज नहीं करती अपनी बॉडी से, है कि नहीं, तो ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा दिन भी बिना पानी पिए भी ये रह सकती है। लेकिन अगर हम देखो, आपका केस ले लो या फिर मेरा केस ले लो, हम ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी पिए। अगर थोड़ी देर भी पानी नहीं पिया तो हमारा गला सूखने लगता है, हम बोल नहीं पाते हैं कि नहीं। तो लेकिन कैमल में ये खूबी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन वहाँ पे टिके रह सकते हैं, और देखो वो जिस रीजन में रहते हैं ना, उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। आगे जाके आपको वो भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने एक डेजर्ट कैमल के बारे में हमने देखा ना, अब सेम प्लांट, ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्लांट के बारे में हम देखेंगे जो 2 माउंटेन रीजन्स के, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन, 2 रीजन्स के हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ये रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है, ये प्लांट्स का नाम है, ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है ना आपको, ये नीलगिरी हिल्स का है। तो माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, कौन सा फ्लावर, रोडोडेंड्रॉन, इन दी सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आपको, ठीक है, सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज पे ये कौन बोल रही है, फिर माया बोल रही है, ठीक है। तो हियर यहाँ पे जो है, rhododendron are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountains top। तो ये जो लीफ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्लांट्स है, इसकी लीव्स काफ़ी छोटी होती है, इनके पत्ते काफ़ी छोटी होती है, और ये हाइट में भी छोटी होती है। अगर लंबी होती है तो ईजिली विंडी, जब बहुत सी तूफान वगैरह आता है तो ये ढल जाएगी ना, गिर जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए इनकी हाइट छोटी होती है, ताकि आसानी से ये ढल ना जाए, मतलब विंड से ये मतलब डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, ठीक है, माउंटेन टॉप्स में। लेकिन फिर पेमा बोलती है, जो कि सिक्किम से, ठीक है। हावेवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम मेंशन दैट शी हैज़ ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर। लेकिन सिक्किम में जो पाई जाती है, ठीक है, सिक्किम में जो देखो यहाँ पे सेम प्लांट्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है, ये सिक्किम वाला है और ये नीलगिरीज वाला है, ठीक है। तो ये बोलती है, ये जो सिक्किम वाला है ये थोड़े से लंबे होते हैं, जैसे कि हमने कैमल के केस में देखा ना, एक की टांग लंबी थी और दूसरे की टांग छोटी थी, वैसे ही, ठीक है।
So even plants such as rhododendron may exhibit different features in different regions to survive the condition of those region. तो इस रीजन के हिसाब से यहाँ पे जैसे बहुत ही विंडी है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या किया इसने, क्या क्या अपने हाइट को कम रखा। तो यहाँ पे इतनी विंडी नहीं है तो इस हिसाब से अपने आप ये अपनी हाइट को ये ज़्यादा रख रहे थे। देखो कलर भी अलग अलग है ना, फ्लावर्स के कलर भी अलग अलग है। तो जैसा रीज़न, ठीक है, जैसा रीज़न और जैसा कंडीशन उस रीज़न का, उसी हिसाब की फीचर्स होती है प्लांट्स में भी। सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट में भी ऐसे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया ना, तो एक और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ना डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन इन 2 डिफरेंट रीजन, 2 डिफरेंट रीजन के कैसे अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो सागर क्या बोल रहा है, सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fishes in the ocean. His father explained that the streamlined body of the fish makes it easier for them to swim in the water. जो streamline के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो सागर जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गया था तो वहाँ पे उसने क्या देखा, एक स्पेशल इवेंट के लिए गया था अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे विजिट कर चुके होंगे ना और आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वहाँ पे इसको क्या देखा, वेल्स, जो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े वेल्स है और फिश स्पेशली बहुत ही कलरफुल फिश वहाँ पे पाई जाती है। उतने कलरफुल फिशेस यहाँ पे मिडलैंड में नहीं पाए जाते, ठीक है। वहाँ पे जैसे आपको ग्रीन कलर की फ़िश देखने को मिलेगी, ब्लू कलर की भी, ग्रीन कलर की भी, रेड कलर की भी, आपको हर तरीके के कलर के फ़िश आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसे देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर हमें क्या दिखता है, ग्रे और वाइट वाला दिखता है ना, ब्लैकिश कलर का। तो वहाँ पे डिफरेंट कलरफुल फिश भी दिखते हैं क्योंकि उनके रीजन के हिसाब से, उस हिसाब के जिस हिसाब की बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जिस हिसाब की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसी हिसाब की बायोडाइवर्सिटी वहाँ की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पापा समझाते हैं कि उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी जो आगे से छोटी और बीच में से चौड़ी वाली बॉडी है ना, तो इसको फिश को ईजी बनाती है उनको वाटर में स्विम करने के लिए, उनकी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑलराइट। तो हमने अभी जो भी पढ़ा है यहाँ पे, अब उसको हम एक डिफाइन करेंगे, ऑलराइट। तो वी हैव लर्न दैट प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर, है कि नहीं। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहती है, जिस हमने कैमल के केस में देखा, और आपका जो प्लांट था रोडोडेंड्रॉन्स, उसके बारे में हमने देखा, है कि नहीं। अलग अलग उनके एक स्पेशल फीचर है ना, दैट मेक्स देम फिट टू सर्वाइव देयर। उनको क्या फिट करती है, उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए फिट बनाती है, ओके। The special features that enables plants and animals to survive in a particular regions are called adaptation, ठीक है। जो उनकी जो स्पेशल फीचर्स है, जो प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। मतलब वो उस जगह पे वो अडाप्ट कर गए, ठीक है, अडाप्ट करके। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की हम बात कर ले, ठीक है, जैसे कि हम स्पेशली जिनके पेरेंट्स की पोस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, जो डिफेंस लाइन में है, तो हर 3 साल में या फिर 5 साल में क्या करना होता है, हमें जगह चेंज करना होता है कि नहीं। तो कभी हम लोग माउंटेन एरिया में चले जाते, कभी डेजर्ट एरिया में, कभी ऐसी जगह में चले जाते वहाँ पे बहुत बारिश होती है, कभी ऐसी जगह पे चले जाते वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, कभी ऐसी जगह पे चलते वहाँ पे जब बहुत सर्दी पड़ती है। तो हमें क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जैसे हम वहाँ पे स्टार्टिंग में जाते तो हम वहाँ पे थोड़ा सा अडाप्ट नहीं कर पाते, हमें जो वहाँ की कंडीशंस वगैरह है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह, उस हिसाब से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, हमें काफ़ी दिक्कतें फेस करते। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे रहते जाते तो हम क्या कर जाते हैं, हम अडाप्ट कर जाते हैं ना, हमें पता लग जाता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे ऐसा करना है, ये खाने से यहाँ पे गर्मी मिलेगी मतलब बॉडी में, या फिर ऐसे करने से ये होगा। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अडाप्ट कर देते हैं ना। तो वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी जिस भी जगह पे रहते हैं, ठीक है, जो भी वेदर कंडीशन वहाँ का होता है, उनका जो स्पेशल फीचर उनको वहाँ पे क्या करता है, जीवित रहने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन, ठीक है। आपको समझ आ गया हो। The shape of the deodar tree, जो शेप हमने deodar tree का देखा था ना, conical shape, and the height of the rhododendron are adaptation that enables them to survive in the mountainous region। तो इनका जो अलग सा फीचर हमने देखा था deodar tree का और rhododendron का, तो वो क्या है, इनका एडाप्टेशन है, ठीक है, इनका अपना एडाप्टेशन है। क्यों, ताकि वो सर्वाइव कर सके माउंटेनस रीजन में। The place where plants and animals live is called their habitat। अब दूसरा टर्म यहाँ पे कौन सा आ गया, हैबिटेट। तो जहाँ पे, ठीक है, जो जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है,
तो उनका वो हैबिटेट होता है जो भी जगह पे, ठीक है, जिस भी जगह पे वो रहते हैं। जैसे कि फ़िश का हैबिटेट कहाँ पे, पानी में, ओशन में, वाटर में, है कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे हमारे ह्यूमंस के हमारे हैबिटेट कहाँ पे, लैंड में, हमारे घर पे होता है ना, वैसे ही। फॉर एग्जांपल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ द सी और दी ओशन। जो टर्टल है उसका हैबिटेट कहाँ पे है, ओशन में, है कि नहीं। या फिर कैमल का कहाँ पे होगा, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में। या फिर हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन कहाँ पे होगा, उसका माउंटेन में, ठीक है। जिस भी एरिया पे वो रहते हैं उस एरिया, वो एरिया उनका हैबिटेट होता है, ठीक है, हैबिटेट। तो ये दो टर्म यहाँ पे हमने पढ़ा, एडाप्टेशन और हैबिटेट। आई होप आपको समझ आ गया है। द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जिस भी हैबिटेट में रहते हैं, अपने हैबिटेट में, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब कुछ मिलता है उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जीने के लिए। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेम प्रकार के हैबिटेट भी शेयर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देना, आप सोच के बताइएगा। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो ये जो हैबिटेट है, ठीक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस लिए, एक किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी शेप करने में, ठीक है, शेप करने में। तो आई होप आपको समझ आ गया यहाँ पे। तो चलो एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, सलीम अली के बारे में, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, बर्डमैन। क्यों बर्डमैन बोलते हैं, देखो देख लेते हैं। ट्रैवल अक्रॉस इंडिया तो ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो ये इंडिया में हर जगह इन्होंने ट्रैवल किया, क्यों, ऑब्जर्व करने के लिए, बर्ड्स की डाइवर्सिटी, बर्ड्स वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को देखने के लिए। तो ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, लिखा उसको, ठीक है, देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की और उनके बारे में लिखा कि बर्ड्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, उनके रूट्स मतलब कहाँ है और उनके हैबिटेट्स कैसे है, ठीक है, कहाँ पे, उसके बारे में इन्होंने लिखा। देखो यहाँ पे इनका पिक्चर भी दिया हुआ है ना। तो he recorded the region with high diversity of bird and took measures to conserve their regions. Keoladeo National Park in Bharatpur, Rajasthan and रंगानाथी टू, ठीक है, तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे प्रोनाउंस करने में। ये एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, जहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व। तो इन रीजन में इन्होंने क्या किया, प्रिजर्व किया, ठीक है, इन बर्ड्स को। He wrote a landmark series of 10 books on bird of Indian subcontinent. तो इन्होंने क्या किया, एक 10 सीरीज बनाई, ठीक है, 10 बुक्स बनाई। तो he is referred as the birdman of India. He was awarded पद्मा विभूषण in 1976. तो इसके लिए इनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जैसे पद्मा विभूषण, हम पद्माश्री वगैरह बोलते हैं ना, पद्मा विभूषण उससे भी ऊपर का अवार्ड होता है, ठीक है। तो सलीम अली को ये मिला। तो हमने यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में जान लिया। तो अब तक हमने कितने साइंटिस्ट के बारे में जान लिया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। What are the different ways you can grow plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and those that live on water. तो habitat के हिसाब से हम plants और animals को कैसे grouping कर सकते हैं, जैसे कि plants या फिर animals हो जो कि land में रहता है, एक ग्रुप हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, और दूसरा ग्रुप हम कैसे कर सकते हैं, जो कि पानी में रहते हैं। तो The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. तो देखो इसका फिर अलग से नाम है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, जो लैंड में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। तो जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल, ग्रासलैंड में, प्लेन एरियाज में, है ना, या फिर माउंटेन एरिया में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस हैबिटेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब पानी वाले को हम क्या बोलते हैं, पानी को हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। So the plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. Okay, aquatic habitat जो पानी में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, aquatic habitat। जैसे कि एग्जाम्पल आपका पोंड हो गया, लेक्स वगैरह हो गए, रिवर्स हो गए, या फिर ओशंस हो गए, ये सारे एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर आते हैं। और फिर इसमें से कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो दोनों जगह रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के बारे में हम देखा था ना, can live in water as well as on land. So these are called amphibians. क्या बोलते हैं, amphibians, ठीक है। आपको ये चीज़ टर्म याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ना, जो लैंड में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट, और जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ऑलराइट,
So what would happen if the habitat of a plant or animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? Impossible है ही नहीं, है ना. जैसे कि इनका अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, प्लांट्स का या फिर एनिमल का, जिस भी जगह पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रह रहे हैं ना वहाँ पे, तो उस जगह का डैमेज वगैरह हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ना सब कुछ. ये लोग मतलब घर जैसे कि एनिमल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो गया. तो वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी एरिया के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था ना, अडाप्ट कर लिया था. देखो अगर क्या फ़िश बिना पानी के रह सकती है? जैसे पानी से निकालते क्या हो जाता है, फ़िश मर जाती है. तो ये नो हो जाएगा ना आंसर. तो चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नाइबरहुड्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as now or often as now. देखो अपने मम्मी पापा से, स्पेशली अपने दादा दादी से, ठीक है, या फिर नेबर्स लोगों से, जो स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनसे पूछिएगा कि उनके टाइम में जब वो छोटे थे ऐसा उन्होंने बहुत से ऐसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स बहुत सारे देखे होंगे, प्लांट्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली उनको दिखता है, लेकिन आजकल वो नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके. क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमने क्या कर दिया है, हैबिटेट्स को डैमेज कर दिया है. ठीक है. सो दिस चेंजेस often happens with when habitats are damaged, and the damaged habitats of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. तो क्या हो जाता है, देखो जैसे हैबिटेट लॉस्ट हो जाता है, जैसे हैबिटेट डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स रहते थे, एनिमल्स रह जाते, वो भी अपने घर को खो देते हैं ना, अपने खाना को खो देते, और बाकी रिसोर्स को वो सारा कुछ खो देते. उससे क्या हो जाता है फिर, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उस पर्टिकुलर रीजन का जो एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होकर रखा हुआ था, ठीक है, मेंटेन हुआ था, वो भी ख़त्म हो जाता है. और इसका बिगेस्ट रीज़न क्या है, हम ह्यूमंस, ठीक है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही ये सब कुछ होता है. ठीक है. ओके. यहाँ पे ऐसी देखो कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि उनका हैबिटेट डैमेज होने के कारण. तो एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, एक्सटिंक्ट भी नहीं मतलब कम हो गए. ठीक है. बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइन, कम हो गए. ठीक है. और बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए in India due to loss of natural habitats caused by human activities. देखो caused by human activities, जैसे कि हम पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, तो इस तरीके से क्या कर देते हैं हम, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, हम डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, क्लाइमेट कंडीशन में भी चेंज आ जाता है, और जो इन एनिमल्स और प्लांट्स के नेचुरल हैबिटेट्स को हम क्या कर देते, कम्प्लीटली डैमेज कर देते. कितने मतलब कितने बुरे हैं ना इस तरीके से हम अगर देखा जाए ह्यूमंस को. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब क्या करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है. ठीक है. ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. प्रोजेक्ट टाइगर इनमें से एक एग्जाम्पल है. ठीक है. वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर. जो ये जो दिख रहा है ना आपको टाइगर, बंगाल टाइगर, ये जैसे इनके नंबर्स बहुत कम हो रहे थे. ठीक है. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया. क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर. कौन से ईयर में, 1973 में. तो दूसरा द चीटा, ठीक है, द चीटा री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट है द चीटा री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, और ये रिसेंटली हुआ है. वॉज इनिशिएटेड इन 2022 टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता. तो चीता के भी पॉपुलेशन रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गए. ठीक है. यहाँ पे जो है ना दिख रहा है, देखो चीता. तो सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. तो ये जो बर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम है. तो इनके जो एरिया स्पेशली गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये देखे जाते हैं. ठीक है. तो जिस भी एरिया पे ये रहते हैं, ठीक है, उस एरिया को अब क्या डिक्लेयर किया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया. मतलब वहाँ पे जाके ह्यूमंस कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, मतलब पेड़ पौधा वगैरह नहीं काट सकते, कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ऐसे ही एक दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में. ठीक है. सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स. सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. वहाँ पे जहाँ पे मतलब अनडिस्टर्ब है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह
कुछ भी काटे नहीं गए, ठीक है। सो द साइज़ में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, तो ये छोटे भी साइज़ की भी हो सकती है और बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट। जैसे यहाँ पे एक दिया है ना, ये कौन से एरिया का है, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। ऐसा एक एरिया, ठीक है, ऐसा एक अनडिस्टर्ब एरिया फॉरेस्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स, ऑलराइट। These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animal and cut trees in these groups or disturb the area। तो इनको जो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे जो आसपास में रहते हैं, ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट करते। क्यों प्रोटेक्ट करते, वरना अगर जैसे प्रोटेक्ट नहीं करने लगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए तो वहाँ पे पेड़ वगैरह कटना मना है, ठीक है, और किसी को जाना भी नहीं देते, ठीक है। नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स। तो These way sacred groups are community protected treasures of biodiversity। तो इसी तरीके से ये जो sacred groups है, ठीक है, कम्युनिटी का एक ट्रेजर है, ठीक है। ट्रेजर किसका है, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने का। तो फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन, तो आपके रीजन में जिस भी एरिया से आप हो, जिस भी स्टेट से आप हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से स्टेट में हो, ठीक है, और उस एरिया का सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हम सब और आपके फ्रेंड्स जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता लगे। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो प्लानट अर्थ है ये फुल ऑफ लाइफ रहे हमेशा और कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो यहाँ से, ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर सके अच्छे से बिना उनके हैबिटेट को लॉस किए। ओके, तो आपका चैप्टर यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी जो एक्सरसाइजेस है, ठीक है, उसको हम करेंगे और मैं क्या करूँगी, समरी भी लेके आऊँगी, ठीक है, समरी प्रॉपर समरी में लेके आऊँगी। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है ना, ए वन लाइनर समरी है कि नहीं, तो ऐसे नहीं, फिर हम थोड़ा सा समरी को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट्स जिसको क्या कर सकते हो आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है, उस तरीके की मैं समरी लेके आऊँगी। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ जो यहाँ पर दिए हुए इसको हम फिर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे यही ख़त्म होता है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय क्लासेस एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अच्छा ठीक है, मैंने किसी की मदद की और मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस ऐसे बनाने में। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।